ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग जानते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो मैंने बताया एवरेज की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हमने एवरेज ले लिया 1/m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यही तो होता है और क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी क्या होगा, जीरो। जीरो मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई एम इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा हो गया। उसको समझिए कैसे, उसको समझिए थोड़ा सा कैसे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जितना सारा प्रोसेस होता है उन सारे प्रोसेसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेसेस बोलते हैं। और इस आइसोथर्मल प्रोसेस पे हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस का निकालना है। क्या निकालना है, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे स्टेट चेंज हो जा रहा है, स्टेट चेंज हो जा रहा है बॉडी का, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस का निकालना है। वो कितनी होगी, तो वो होगी इनफाइनाइट। कैसे, वो समझिए। आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने बताया कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज हो जा रहा है। तो एग्जांपल के लिए कौन कौन सा पॉइंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, मैं अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, 0 डिग्री सेल्सियस जो है आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर उसमें हीट देंगे, मान लो कुछ आइस हमने रखा है, ठीक है, अगर हम उसमें कुछ हीट सप्लाई करेंगे, इसमें कुछ हमने हीट सप्लाई किया, तो ये जाकर के क्या होगा, ये जाकर के क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ था क्या, यहाँ क्या था, आइस। ये क्या है, सॉलिड स्टेट, ये क्या है, सॉलिड स्टेट। और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इस वाटर का भी टेम्परेचर इतना ही है, टेम्परेचर उतना ही है, हीट दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है भाई, इसमें हीट दिया जा रहा है। हीट देने की वजह से क्या होगा, इसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, इस बात को समझिए। जब स्टेट चेंज कर रहे हैं हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखे हुए हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रहता है। इस चीज को आप लोग समझो, आई बात समझ में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम कुछ हीट सप्लाई करेंगे आइस में, बिना हीट सप्लाई किए हुए तो पानी में कन्वर्ट होने वाला है नहीं, होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कुछ हीट इसको जो मिल रहा है वो एक्स्ट्रा हीट जाकर के इसमें जा रहा है। कुछ हीट इसको क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा हीट जो है यही इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। आई बात समझ में। जो हम एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर रहे हैं इस आइस को, जो एक्स्ट्रा हीट हम सप्लाई कर रहे हैं आइस को, वो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या करता है, इतना कमजोर करता है, इतना कमजोर करता है, उसको वाटर फॉर्म में ले आता है। आई बात समझ में, वाटर फॉर्म में ले आता है। आई बात समझ में, वाटर में ले आता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उस समय जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी आइस की या वाटर की कितनी होगी, तो चेंज ऑफ स्टेट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। क्योंकि आप देख लीजिए डिफरेंस इन टेम्परेचर कुछ है ही नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस टेम्परेचर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट हीट दोगे, इनफाइनाइट हीट दोगे तो क्या होगा, उस समय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके अंदर इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी ऑब्टेन करने की क्षमता है। मान लो बहुत ज़्यादा आइस हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइस हो गया, तो जब हीट उसमें आइस में हीट देंगे तो कब तक देंगे, जब तक हीट पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा, पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है, तब तक कुछ ना कुछ हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, 0। क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। वैसे ही समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस ये जो है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो वाटर से वाटर वेपर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, वाटर से वाटर वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें
इसमें क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर तो हमने रख दिया, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये जो हीट मिल रहा है उसको, यही हीट एक्स्ट्रा हीट इस वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा है। एक्चुअली हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और ये इंटरनल एनर्जी इतना बढ़ जाती है कि वाटर में तब्दील हो जाता है। ये वाटर जो खौलता हुआ पानी है, जो खौलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें अगर और एक्स्ट्रा हम हीट देंगे, कुछ हीट देते हैं, ठीक है, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं उसमें क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देते जाओ हीट कैपेसिटी उसकी खत्म ही नहीं होगी, इनफाइनाइट उसी को बोलते हैं। ओके, ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज, तो पहले एडियाबैटिक चेंज को समझिए। एडियाबैटिक चेंज एक्चुअली होता क्या है। एडियाबैटिक चेंज ऐसी चेंज होती है जिसमें बॉडी और एटमॉस्फेयर में हीट एक्सचेंज नहीं होता। जो बॉडी है उसका हीट एटमॉस्फेयर के पास नहीं जाएगा। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, बॉडी एंड एनवायरमेंट के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो इन एडियाबैटिक चेंज नो ट्रांसफर ऑफ हीट विद सराउंडिंग के साथ हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, इस वजह से डेल्टा क्यू इज जीरो विथ चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर क्या है, नहीं, जीरो नहीं है। उस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, 1/m, देखिए 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लेकिन एडियाबैटिक चेंज में क्या होगा भाई, अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक चेंज में अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, 1/m डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वही जीरो है। तो 0/दिस क्वांटिटी m बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 0। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है बॉडी की वो जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो। कब, एक एडियाबैटिक चेंज में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों, क्योंकि हीट ही कुछ नहीं एक्सचेंज हो रहा है, किसी को दिया ही नहीं जा रहा। आई बात समझ में। लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा, घटेगा बढ़ेगा हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग ऐसे प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो चलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है। इनफाइनाइट आया, चलिए मान लिया, जीरो आया, वो भी देख लिया, पॉजिटिव क्वांटिटी आया, वो भी देख लिया। क्या ये निगेटिव भी वैल्यू देता है, क्या वैल्यू निगेटिव आती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की निगेटिव वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू निगेटिव ही आती है। जरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखिए, 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डेल्टा टी है ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब टेम्परेचर आपने बढ़ाया, डेल्टा टी मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी, डेल्टा टी पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन अगर इससे हीट निकाला जा रहा है, किसी बॉडी से हीट आउट हो रहा है, मतलब ये निगेटिव क्वांटिटी। तो निगेटिव बाय पॉजिटिव, निगेटिव क्वांटिटी। तो ये क्या है, तो ये क्या है, निगेटिव क्वांटिटी भी दे सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ में, ये निगेटिव भी हो सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी निगेटिव, और सैचुरेटेड वाटर वेपर्स की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो निगेटिव होती है। जिसमें होता क्या है कि टेम्परेचर तो हम बढ़ाते हैं लेकिन हीट उससे बाहर निकल जा रहा है। उस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो रही है, निगेटिव भी हो जा रही है। ओके, ओके। तो हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। वाटर की हीट कैपेसिटी मैंने बताया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं वाटर का, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है वाटर की हीट कैपेसिटी। मतलब हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अगर पानी को गर्म करना होगा, बहुत ज़्यादा पानी अगर हो, मान लीजिए समुद्र है और ज़मीन है, तो समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दिन में क्या होगा, समुद्र में जब सूरज की किरण पड़ेगी, सन की लाइट आएगी, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे पानी गर्म होगी, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है।
गर्म होने में समय लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, और उतना ही हीट जमीन को भी मिल रहा है सूरज के द्वारा, सन के द्वारा, तो क्या होगा, अर्थ जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी कम तेज़ी से गर्म होगा। तो कम तेज़ी से जो पानी गर्म हो रहा है, कम तेज़ी से जो पानी गर्म हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, जमीन जल्दी गर्म हो गया, पानी ये समुद्र वाला पानी क्या होगा, कम तेज़ी से गर्म हो रहा है, मतलब कम तेज़ी से गर्म हो रहा है, मतलब जो हवा आ रहा है ना, हवा जो आएगा समुद्र की तरफ से वो ठंडा आएगा। वो हवा अगर आएगी किधर किधर आएगी, जमीन की तरफ आएगी तो ठंडा हवा आएगी, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, रेगिस्तान में क्या होता है, राजस्थान, रेगिस्तान या कहीं पर भी जो रेगिस्तान जगह है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है दिन में और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। ऐसा क्यों होता है, हीट कैपेसिटी की वजह से। जो बालू है उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से जो हीट आती है वो बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और हीट जैसे निकलता है तो उसकी हीट कैपेसिटी लो होने की वजह से फिर जल्दी ठंडा भी हो जाता है। आई बात समझ में। तो जितना जल्दी वो बालू गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, आई बात समझ में। चलिए ये सब बातें मैंने बता दिया। मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो किसी किसी आदमी का गुस्सा भी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत जल्दी ठंडा भी जाता है ना, वो अलग चीज़ें हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ये मोलर हीट कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या है, हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये मोलर हीट कैपेसिटी एक्चुअली क्या होता है, हाउ विल डिफाइन मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ही टाइप का समझते हैं, ये अलग से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही एक वेराइटी है जिसमें हम मोल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम मोल्स का यूज़ करेंगे, ना कि उसके मास का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में। जब हम मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस सब्सटेंस का मोल्स की बात कर रहे हैं, उस सब्सटेंस के मोल्स की बात कर रहे हैं, उसके मास की बात नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो मोल्स जो होता है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है, एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको मान लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो एक्सटर्नल कंडीशन आपने क्या डाला, एक्सटर्नल कंडीशन आपने क्या डाला उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक एक्सटर्नल कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि मोल्स पे हम लिखेंगे, मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोल्स पे अगर हम लिखते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखते हैं कैपिटल सी, इसको हम कैपिटल सी के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी के नाम से जानो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टोटल हीट गिवन टू एनी बॉडी, ठीक है, विथ राइज इन टेम्परेचर, जो कुछ भी है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, इसी को बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये दोनों टर्म भी सेम था, बट यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको भी हम लोग अभी पता करेंगे। तो यहाँ पे n जो हमने लिखा है इसको नंबर ऑफ मोल्स आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास ऑफ द बॉडी, मास लिखा, फिर मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऊपर चला गया ये, पहले ये तो है नंबर ऑफ मोल्स, और क्या है। लेकिन अगर हम m से मल्टीप्लाई करें इसको डेल्टा Q बाई डेल्टा T बाई m, तो ये क्वांटिटी क्या है जी, ये क्या है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T इंटू स्मॉल m, ये क्या है, तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देख लीजिए, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है उसको आप देख सकते हो। ये जो S है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई बात समझ में, यही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है, मोलर मास, ये क्या है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब ये है कि एक मोल का मास कितना है,
एक मोल का मास कितना है उसको हम बोलते हैं मोलर मास, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें इस मोलर हीट कैपेसिटी में देखिए क्या रिलेशन है, आपको भी समझ में आ गया होगा। मोलर हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अगर मैं C बाई एस करूँ, C बाई स्मॉल एस करूँ तो ये मोलर मास कैपिटल M आ रहा है। आई बात समझ में। तो ये जो हम मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, ये मोलर हीट कैपेसिटी भी दो टाइप का आता है, ठीक है। ये मोलर हीट कैपेसिटी भी दो टाइप के आते हैं। पहला टाइप आता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू Cp मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस और एनी सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा चीज आता है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। दो टाइप के मोलर हीट कैपेसिटी आपको पढ़ना है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जानेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशंस पे, कि आप कौन से कंडीशंस को लेकर के आप एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हो। तो Cp और Cv में ज़्यादा बड़ा कौन सा होता है, तो Cp जो है वो बड़ा होता है ना। Cp माइनस Cv जो होगा वो कितना होगा, R जो कुछ भी है ये R आता है। तो Cp जो है वो बड़ा होता है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, है ना। ये डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा कि Cp की वैल्यू बड़ी है और Cv की वैल्यू कम है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या ये हीट कैपेसिटी होता है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो 1 डिग्री सेल्सियस मास और 1 यूनिट मास को टेम्परेचर रेज करने में 1 यूनिट मास, ठीक है, 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का टेम्परेचर रेज करने में कितना हीट सप्लाई करना पड़ता है, देना पड़ता है, वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी मैंने बता दिया। तो इस हीट कैपेसिटी में मोल के टर्म में अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे मास के बदला मोल डाल दूँ तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है। तो Cv को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन Cv? Cv will be defined as heat required to raise temperature of unit mass of gas through 1 Kelvin at constant volume। Cv कहलाता है। Cv क्या है, heat required to raise temperature of unit mass of body, unit mass of gas through 1 Kelvin at constant volume, ठीक है। तो Cv क्या है, Cv is equal to डेल्टा Q at constant volume। constant ये हीट दिया है, constant volume पे दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स है, और ये क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, जो कुछ भी है वो दिया होगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, Cv को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये सब काम होता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ तो वर्क होता नहीं है, और जो वर्क नहीं होगा तो एनर्जी जाएगी किधर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वर्क कितनी होगी, अगर किसी गैस में, किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई, उसमें अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम दी हुई है, उसमें आप क्या कर रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, तो वर्क तो कुछ हो नहीं रहा है। तो वर्क अगर नहीं हो जा रहा है तो उसमें टोटल का टोटल एनर्जी कहाँ जा रहा है, टोटल की टोटल एनर्जी एक्चुअली कहाँ जा रही है, तो वो एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आता है, N इंटू डेल्टा टी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Cp की बात करें, सिमिलरली Cp की हम बात करते हैं, तो Cp क्या है, Cp की बात करें, हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे Cp को भी आप डिफाइन कर सकते हो, यहीं पे Cp को भी डिफाइन कर सकते हो। हाउ विल इट डिफाइन Cp? तो Cp क्या है एक्चुअली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं कांस्टेंट प्रेशर। क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम Cp कहते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर P डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लॉ और भी है कि अगर किसी सिस्टम में, अगर आप किसी सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप हीट देते हो तो वो हीट जो है वो क्या काम करता है, वो हीट क्या करता है, वो हीट उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और रिमेनिंग जो होता है वर्क करता है, या कुछ वर्क किया, कुछ रिमेनिंग पार्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। आई बात समझ में? तो
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी डेल्टा यू तो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये क्या है, एन सी वी डेल्टा टी प्लस ये क्या है डेल्टा, ये कितना है एन सी पी डेल्टा टी, इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चल ये वर्क कुछ और हो गया ना, ये नहीं, तो वर्क क्या हो गया भाई, P इंटू डेल्टा वी है ना, P इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट आप दे रहे हो उसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज दिस, इसको लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंस मारते हैं, डिफरेंस मारेंगे तो क्या निकलेगा, डिफरेंस मारेंगे तो क्या निकलेगा, एन सी पी माइनस सी वी, ठीक है, सी पी माइनस सी वी, इसके बाद डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है, ये क्या आएगा, P इंटू डेल्टा वी। लेकिन एक आइडियल गैस इक्वेशन भी आप लोग जानते होंगे ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो क्या लिख सकते हैं, P इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P डेल्टा वी कितने के बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। डेल्टा टी एन कैंसिल, बचा क्या आर, तो ये आप देख रहे हो कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसी को हम लोग मेयर्स रिलेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन। और ये आपको मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बता रहा था, अलग अलग गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है और वो भी हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसीलिए इस बेसिक चीज़ को आपको जानना जरूरी था, ठीक है। ओके यहाँ देखिए क्या है, एक गैस के लिए जो गैस गैसेस सब्सटेंस है उस गैस के लिए क्या है कि f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर कोई गैस है उसमें f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर ए गैस हैविंग f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 n इंटू f स्मॉल f इंटू आर टी, ठीक है, स्मॉल f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल f क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर। आई बात समझ में, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल n स्मॉल f r t, इस तरह से है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना है तो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गैस है जिसमें इंटरनल एनर्जी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोल्स, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। 3 चीज़ों के ऊपर इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की बढ़ती है, डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मोल्स घटाओगे इंटरनल एनर्जी घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे इंटरनल एनर्जी घटेगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम घटाओगे तो भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी गैस का डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख लो इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट रखा हुआ है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 n f r डेल्टा टी, ठीक है। ये कितना है, ये कितना हो, डेल्टा u दैट इज इक्वल टू 1/2 n f r डेल्टा टी, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा u के क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या पढ़ते थे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हीट दिया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हीट दिया जा रहा है, इसी को तो पढ़ा जाता था ना। ये क्या है, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो है कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, क्या होता है ये क्या होगा, बोलिए,
ये जो डेल्टा क्यू भी है ये क्या होगा बताइए। ये जो हमने बताया आपको डेल्टा यू, ठीक है, ये डेल्टा क्यू जो है ये क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्चुअली क्या लिखेंगे बताइए, क्या होगा, डिफरेंस किया आपने तो फिर क्या लिखेंगे, बताइए। बोलिए क्या होगा। ये डेल्टा यू आप क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं क्या सी वी नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 एन एफ आर डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डेल्टा टी और एन तो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो आपके पास बच क्या रहा है भाई, आया कितना सी वी इज इक्वल टू आर इंटू एफ डिवाइडेड बाई 2, आर इंटू एफ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सीपी क्या होता है भाई, सीपी क्या होता है, सीपी मेरस रिलेशन से आपने सीपी को कैसे डिफाइन किया था, सीवी प्लस आर निकाला था ना। तो सीवी कितना है यहाँ पर, सीवी कितना है, तो लिख सकते हो यहाँ पे f/2 + 1 इंटू आर। ये सजाएंगे अगर इस तरह से तो कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। सीवी की वैल्यू हम r/x कितना लिखेंगे, आर से बैड कर देंगे तो इतना कहानी आ जाएगा, ठीक है। मतलब सीपी जो है डायरेक्टली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा उतना सीपी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। चलिए एक और क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वांटिटी गामा लिखते हैं जिसको हम लोग CP/CV के नाम से जानते हैं, ठीक है। CP/CV के नाम से जानते हैं। तो CP की वैल्यू कितनी आएगी भाई, CP की वैल्यू आ रही है f/2 + 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय CV। CV का मतलब क्या है, CV का मतलब क्या है, f/2 इंटू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे f/2 दोनों में है, ठीक है, ये f/2 दोनों में है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, पहले 2 को उधर ले आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है f+2 डिवाइडेड बाय f इंटू आर। ये कितना आंसर आ रहा है, आंसर आएगा आपका 2 टाइम्स 2r लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कितना आया फिर r, ठीक है, 1 + 2/f, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी रिलेशन है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ देखिए एटोमिसिटी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने, जैसे मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, डायटोमिक गैसेस हैं, ट्राइटोमिक हैं, पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं। तो जितने सारे गैसेस हैं उसका उनका गामा जो है ना डिफरेंट होता है। मोनोएटॉमिक गैसेस में आप इसको साफ पता चल रहा होगा कि ये गामा जो है ना CP/CV ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होगा ना, जितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होगा उतनी ही गामा ये जो है क्वांटिटी ये क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वांटिटी जितनी कम होगी, ये पूरा क्वांटिटी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जो है वो गामा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि मोनोएटॉमिक गैसेस गामा की जो मोनोएटॉमिक गैसेस है ना उसकी ज्यादा होगी, मोनो की उससे ज्यादा, उससे कम किसकी होगी, डायएटॉमिक की, और सबसे कम किसका, ट्राइएटॉमिक जो कुछ भी है उसका, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरह का चीज हम लोग समझते हैं, जानते हैं। ये मोनो, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इस तरह से बात को समझिए। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है एटोमिसिटी में, एटोमिसिटी से और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एटोमिसिटी से रिलेशन है, ठीक है। तो
तो गामा सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? मोनोएटॉमिक गैसेस की। उससे कम डायटोमिक, उससे कम ट्राइटोमिक। ये कहने वाला चीज़ें हैं, आप कभी भी पूछे आपको कोई, तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। ओके, यहाँ देखिए मोनोएटॉमिक गैसेस, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैसेस के जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है ना। तो इन गैसेस के लिए जो मोनोएटॉमिक गैसेस, उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3 हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब उनको 3 डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री कर दिया जाता है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। तो CV कितना होगा? CV का एक जनरल फॉर्मूला क्या आता है? CV का एक जनरल फॉर्मूला आता है 1/2, ठीक है, 1/2, इसके बाद R इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये जनरल वैल्यू है CV का। आई बात समझ में? तो इसी व्यू से CV तो आप निकाल लिया, तो CP कितनी होगी? CP कितनी होगी? तो उससे ज़्यादा एक होगी, तो कितना होगा भाई? 5R/2। आया बात समझ में? कितना है? 5R/2। चलिए ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि एटॉमिक गामा में और इसमें ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या आ जा रहा है? ये क्या आएगा? 2/f दैट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। तो f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2/1 माइनस, सॉरी ये आ रहा है ना, गामा -1। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए CV हमने रख दिया, CP रख दिया, तो गामा नहीं लिख सकते क्या? ये क्या होगा? CP/CV नहीं लिख सकते। कितना होगा? 5/3। ये कितना आ रहा है भाई? 1.666। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 मान सकते हैं। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो 1.7 मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, डायटोमिक गैसेस के लिए क्या होता है? फॉर डायटोमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस के लिए क्या है? जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा, ये हाइड्रोजन हो गया। इन सब गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5। तो CV की वैल्यू कितनी होगी? CV की वैल्यू 1/2। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? तो लिखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? तो लिखेंगे 5R/2। तो CP की वैल्यू कितनी होगी? तो CP की वैल्यू में एक ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 7R/2। तो ये गामा की वैल्यू कितनी होगी? CP/CV दैट इज इक्वल टू 7/5 दैट इज इक्वल टू कितना है? 1.4 एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, 1.4, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। आगे चलते हैं ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए। ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए क्या है कहानी? फॉर ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक में एग्जांपल समझिए, ट्राइएटॉमिक है ना, 3 एटम जिसमें पाए जाते हैं, उसके लिए जैसे कि NH2, CO2 एटसेट्रा के लिए क्या कहानी बन रही है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 हैं, तो CV की वैल्यू कितनी आएगी? CV की वैल्यू कितनी आएगी भाई? CV की वैल्यू आएगी 3R है ना। 6 इंटू R डिवाइड बाई 2 मतलब 3R। तो CP की वैल्यू कितनी होगी? CP की वैल्यू बढ़ा देंगे तो कितना आएगा? 4R, ठीक है। गामा की वैल्यू पता करते हैं, CP/CV ये कितना आ रहा है? 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33333, ठीक है, या 1.3 आप मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? ओके।